वेलकम टू शॉर्ट हैंड विद्यालय। दोस्तों, ये डिक्टेशन 140 शब्द प्रति मिनट की रहेगी। ये आपके रिपोर्टर एग्ज़ाम के लिए है और जो एपीएस का भी फॉर्म आया है उसके लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, मैंने एक अलग से यूट्यूब चैनल खोला है जो कि आपके इंग्लिश की प्रैक्टिस कराता हूँ उसमें। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो उसका नाम है SNDP क्लासेस, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जुड़िए और रिटेन की खूब अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है। एसएससी के जो भी मॉडल पेपर होते हैं वहाँ पर मैं आपको पूरे मॉडल पेपर सॉल्व कराता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग जो भी जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और एक बार विजिट कीजिए चैनल को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन। रेडी स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक छोटे उद्योगों का प्रश्न है उसमें जो लोग अपना निवेश करना चाहते हैं वे अब कर सकते हैं। पहले वह 35 लाख रुपए से 60 लाख रुपए किया गया था और अब उसको 45 लाख से 75 लाख तक कर दिया गया है। अब कोई इस सीमा तक निवेश करना चाहता है तो उसको छूट दी गई है, इसलिए कोई भी आदमी अब 5.5 लाख रुपए तक का काम बड़ी आसानी से कर सकता है। हमारी इस नई औद्योगिक नीति से निराशा का वातावरण बनने वाला नहीं है। अभी एक साहब सरकारी उपक्रमों की बात कर रहे थे। अगर आप सरकारी उपक्रमों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी लाभ हो रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये संस्थाएं 5 लाख लोगों को रोजगार देती है। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में इतने लोग काम करते हैं। पिछले वर्ष में इनमें 100 करोड़ रुपया लगा था और 2001-2002 में यह 120 करोड़ रुपए हो गया है। इसका नतीजा यह होगा कि अगले साल में 20% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस तरह से हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में किसी तरह की हानि होने वाली नहीं है। यह अवश्य है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम हैं उनमें कहीं पर अनुशासनहीनता की वजह से, कहीं पर लगन में कमी होने की वजह से, दक्षता न होने की वजह से, श्रमिक समस्याओं की वजह से कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं। इसमें हमारी थोड़ी सी बदकिस्मती रही कि हम अपने देश के नागरिकों में देशभक्ति और अपने देश को अपना समझने की अटूट आस्था पैदा नहीं कर पाए। अपने धर्म और अपने परिवार तथा निजी संपत्ति से भी देश के ऊपर समझने की भावना पैदा करने की ज़रूरत है। आज इस भावना को जागृत करने की आवश्यकता है। आज एक भय भी चल रहा है कि कोई भी उपक्रम हो या कोई सरकारी होटल हो, लोग समझते हैं कि अगर यह घाटे से चलेगा तो सरकार इसको ख़त्म कर देगी, प्राइवेट हाथों में दे देगी। एक तरह का भाव चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इस डर की वजह से लोग वक्त पर आने लगे हैं और ठीक काम कर रहे हैं। इससे इन संस्थाओं को लाभ भी होगा। इसमें आपको थोड़ी होशियारी से कुछ लेना और देना पड़ेगा। किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए अतिरिक्त रुपया खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे होटल हैं वे प्रायः हानि में आते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि खाना खराब है या हमारी सेवा खराब है या हमारे लोग शालीन नहीं हैं। हमारे लोग अच्छे से अच्छे हैं, लेकिन हमारा अत्यधिक खर्च दूसरी चीज़ों पर होता है। ग्राहकों को हम इतनी छूट दे देते हैं कि इसकी वजह से दूसरे ग्राहकों को लाते हैं, लेकिन उनको जो पार्टियां देनी पड़ती हैं, गोष्ठियां आयोजित करनी पड़ती हैं, उनमें बहुत खर्च हो जाता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने यह उदाहरण राष्ट्रीयकृत होटलों का दिया है। इनको हमारी सरकार को कुछ ज़्यादा रुपया देना होगा ताकि वे प्राइवेट लोगों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन संस्थाओं का प्रचार के ऊपर बहुत खर्च होता है, इसलिए जो यह डर बना हुआ है कि सरकारी क्षेत्र में जो चीज़ें हैं उनमें अफसर खा जाते हैं, कर्मचारी खा जाते हैं, इसको दूर करने की ज़रूरत है। हम इस बात को भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं कि अगर सब
चीज़ें प्राइवेट हाथों में आ जाएंगी तो जो प्राइवेट उद्यम है वे सब कुछ कारगर कर लेगी और वास्तविक मालिक हो जाएंगे। इसलिए हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को साथ साथ रखना होगा। आधार उद्योग अपने हाथ में रखे हैं। अमेरिका में पोस्टल और टेलीफोन यह भी सब निजी उद्योग के पास में है। मैंने पिछले दिनों एक लेख पढ़ा था, उसमें था कि इसमें कितने ज़ोरदार तरीके से उसको दबाया हुआ है और वहाँ की स्थिति हमारे यहाँ से भी खराब हो रही है। इसलिए जो निजी प्रोत्साहन है इसमें केवल यह नहीं होना चाहिए बल्कि राष्ट्र और नागरिकों को वह उपलब्ध रहे, यह भी दृष्टि में रखना चाहिए। यह नहीं कि अगर हानि हो रही है तो निजी क्षेत्र को दे दो। हमें इस देश को संतुलन में चलाना है। हमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रकों को साथ साथ चलाना है। जब देश में औद्योगिकीकरण पूरा होगा तभी देश आत्मनिर्भर हो सकेगा। हमारे साथ बहुत सारे देश आज़ाद हुए, वे कितने आगे बढ़ पाए, कहाँ उनकी आगे उन्नति हो पाई। हमारे देश की संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, शिक्षा की बहुत प्रशंसा होती है, लेकिन अगर हम बारीकी से देखें तो यह हमारी प्रगति में रोड़ा है। समाज का जो वर्गीकरण है उसको मैं देश के लिए, देश की प्रगति के लिए बहुत उपयुक्त नहीं समझता। यहाँ ही काम के आधार पर आदमी छोटा और बड़ा हो जाता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, जो हमारी रूढ़िवादी संस्कृति है, जो प्राचीन संस्कृति है, यह भी हमारी औद्योगिक प्रगति के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें यह भी कठिनाई है महोदय। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में न जाकर कहना चाहूँगा। और जैसा कि अभी हमारे मित्र खादी इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, वह यह ठीक कह रहे थे कि यह सबसे बड़ा उद्योग है जो रोजगार प्रदान करता है। मुझे खुशी है कि खादी और ग्रामोद्योग का जो गठन रहा है वह बहुत अच्छा रहा है और इस उद्योग ने लाभ कमाया है। अखबारों में आता रहा है, पत्रिकाओं के अंदर पढ़ने को मिलता है कि खादी और ग्रामोद्योग को बड़ा भारी लाभ हुआ है। वह घाटे में नहीं है। आप जानते हैं कि मिल के मुकाबले उसका टिकना मुश्किल होता है। वह खूबसूरती उनमें नहीं, लेकिन खादी एक मिशन, एक जीवन, एक हिम्मत, एक भावना तथा एक बलिदान है। महोदय, स्वतंत्रता मिलने के बाद हम देश के सामने यदि कोई उत्तेजक एवं विवादास्पद प्रश्न उठा है तो वह भाषा नीति का निर्धारण और उसका सुदृढ़ता से कार्यान्वयन ही रहा है। चीन, जापान, फ्रांस, तुर्की आदि देश इस तथ्य के साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी अपनी राजभाषा के महत्व को समझा, उसकी एक स्थिति नीति बनाई तथा निर्धारित समय समय में उसका कार्यान्वयन करके देश को एक सूत्रता में पिरोकर रख दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने भी राष्ट्रीय एकता व भावात्मक एकता की कड़ी हिंदी भाषा पर चिंतन अनुचिंतन के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का साहसी निर्णय लिया और उसी दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। पर कड़वा सच यह है कि 55 वर्षों के बाद भी सरकार की लचर एवं ढुलमुल नीति के कारण हिंदी ना तो देश को एकता के सूत्र में बांध पाई है और न ही अखिल भारतीय स्तर पर संपूर्ण सरकारी कामकाज की एकमात्र भाषा बन सकी है। आज भी इसे अंग्रेजी के साथ टकराना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है एवं अपने स्वीकारण व अस्तित्व के लिए आए दिन चुनौतियों, संघर्षों, यहाँ तक कि मखौल का सामना करना पड़ रहा है। यूँ तो प्राचीन काल में हमारी भाषा नीति बड़ी स्पष्ट एवं स्थिर थी। बोलियों और उपभाषाओं के होते हुए भी शिक्षा एवं सरकारी कामकाज के माध्यम के रूप में संस्कृत राजभाषा स्वीकृत थी, कार्यान्वित थी। बौद्ध काल में अपनी अटूट निष्ठा और उदारता से अशोक जैसे महान सम्राट ने पाली और प्राकृत को देश की राजभाषा के पद से सम्मानित करते हुए इन भाषाओं को उन्नत के शिखर पर पहुंचा दिया था। मुगल शासकों ने फारसी को राजकाज की भाषा बनाया।
और इसका खूब प्रचार प्रसार किया। मैकाले ने अपने अथक प्रयासों से ऐसी मजबूत अंग्रेजी भाषा नीति बनाई जो 1947 तक ही नहीं बल्कि आज भी अपना वर्चस्व बनाए हुए है। इन ऐतिहासिक भाषाई प्रमाणों में एक अनुकरणीय तथ्य यह है कि राजभाषा नीति के बारे में प्रत्येक शासक एवं प्रयोगकर्ता के दिल में अमुक भाषा से प्रेम था और उसी भाषा में सोचने व कार्य करने की अटूट लगन थी। सवाल किसी भी भाषा को राजभाषा घोषित करने और उसे संविधान में सुरक्षित स्थान देने का नहीं है। इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है उसे मन से स्वीकार करने का, उसे कार्य रूप में लाने एवं तत्व संबंधी आदेशों, निर्देशों एवं अनुदेशों को निष्ठापूर्वक क्रियान्वित करने का। इतिहास गवाह है कि कपाल पाशा को भी भाषा नीति के प्रश्न ने झकझोरा था। उसके हाथ में जब तुर्की शासन की बागडोर आई तो उसने राज्य के उच्च अधिकारियों, शिक्षा सचिवों एवं शिक्षा शास्त्रियों को बुलाकर पूछा कि तुर्की भाषा के माध्यम से राजकाज चलाने में कितने वर्ष लगेंगे। उत्तर मिला कि कम से कम 10 वर्ष तो लगेंगे ही। कमाल पाशा ने तुरंत आदेश दिया, महोदय कल प्रायः 10 बजे से सारा कामकाज तुर्की भाषा में ही होगा। ताजुब नहीं कि दूसरे दिन से सचमुच तुर्की देश की राजभाषा तुर्की हो गई। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि कमाल पाशा ने अपनी सरकार को केवल 24 घंटों का समय दिया था और सवेरा होते ही उसका आदेश कार्यालयों की मिसिलों पर प्रवाहित होने लगा था। लेकिन हमें तो पूरे 15 वर्ष का समय दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने जोशीला निर्देश भी दाग दिया था कि भारत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा की वृद्धि, इसका प्रयोग, प्रसार व विकास करें। वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। इतना ही नहीं, संविधान के अधीन हिंदी के प्रयोग के बारे में 27 मई 1952, 27 अप्रैल 1960 एवं 3 दिसंबर 1975 को क्रमशः राष्ट्रपति के 3 आदेश भी प्रसारित कर दिए गए। नियम के अनुसार 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बन जाना चाहिए था। लेकिन हमारे वायदों, आदेशों, निर्देशों एवं सोच के उचित स्वर को हिंदी भाषियों की आशंकाओं के उग्र ज्वार ने नीचे तक दबा दिया। भाषा नीति के मामले में इस नाजुक स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत के पास कमाल पाशा तो था नहीं। उल्लेखनीय है कि दूसरे महायुद्ध के पूर्व जब राजा जी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई थी तो उन्होंने मद्रास की दोनों तत्कालीन व्यवस्थापिका सभाओं में हिंदी विरोध का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास करवाया था और कहा था कि सरकार की नीति इस संबंध में यही है कि हिंदी का जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है काम चलाऊ ज्ञान हो जाए ताकि मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार विनिमय कर सकें। प्रश्न है कि क्या तमिलनाडु या किसी अन्य हिंदी भाषी राज्य ने एक राजा जी अथवा कमाल पाशा पैदा नहीं किया जो गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं में 1977 के संशोधित राजभाषा अधिनियम में सांकेतिक, चिरलंबित एवं चिर प्रतीक्षित प्रस्ताव को पास करवा कर उसे अंतिम स्वीकृत के लिए संसद के सभापटल पर प्रस्तुत कर सके। क्यों एक के बाद एक आने वाले प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों की दृष्टि इस गुत्थी को सुलझाने की ओर नहीं गई। भाषा नीति को द्विभाषिकता की पटरी पर चलाने के लिए तत्कालिकता को ध्यान में रखा गया, लेकिन आगे चलकर यह द्विभाषिकता कितनी उबाऊ एवं खर्चीली साबित होगी इसका गणितीय आकलन नहीं किया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से इस संबंध में कुछ आशाएं अवश्य अंकुरित हुई थी, पर वे भी वाहवाही के झोंके से तितर बितर हो गई। ध्यातव्य है कि हमारी राजभाषा नीति शुरुआती दौर से ही लचर एवं ढुलमुल रही है। जहाँ तक एक और राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं। स्टॉप।